Good morning, everybody. So now I will explain question number 45 तक मैं explain कर चुका हूँ. अब मैं explain करूँगा question number 46. ठीक है, ये सिंगल सिस्टम क्वेश्चन है कि किसी in the Fourier transform if the time domain signal xt is real and even then frequency domain signal x omega will be what. ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो रियल और इवन होगा. ठीक है, तो इसका मैं क्या करूँगा, आपको एक टेबल बना के देना चाहता हूँ. इसमें उस टेबल में क्या मेंशन होगा कि ये टाइम डोमेन सिग्नल st है, जैसे कि ये तो मतलब पूछ लिया. अब अगले साल या किसी और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म, अगर सिग्नल एस टी का एक्स ओमेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. ठीक है, तो ये टाइम सिग्नल है और ये है एक्स ओमेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल. ठीक है, ये एक टेबल अगर आप बना लें तो आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा. मतलब हमेशा के लिए ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं. ये टाइम डोमेन सिग्नल है और ये फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल. ठीक है, तो देखो ये टेबल अच्छे से जो है आप बना के रखें तो अच्छा होगा. देखो कैसे करना है कि अगर एक्स टी रियल होगा, रियल, ठीक है, तो ये क्या होगा, कंजुगेट सिमेट्रिक होगा. आप पढ़ेंगे कंजुगेट सिमेट्रिक क्या होता है. और अगर एक्स टी कंजुगेट सिमेट्री हुआ तो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल एक्स ओमेगा क्या होगा, रियल होगा. ठीक, और अगर एक्स टी इमेजिनरी हुआ, ठीक, तो ये कंजुगेट एंट्री सिमेट्रिक सिग्नल होगा. ठीक है, ये फिर अगर ये कंजुगेट, ये मतलब कि ये एक्स टी अगर कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक सिग्नल हुआ तो ये इमेजिनरी होगा. ठीक है, ये याद करने में बहुत आसानी है. जिस तरह से मैंने कहा ना, इसी ऑर्डर में अगर आप याद करें तो अच्छे समझ पाएंगे. फिर आता है अगर एक्स टी जो सिग्नल है, टाइम डोमेन सिग्नल अगर रियल प्लस इवन हुआ, है ना, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो भी क्या होगा, रियल प्लस इवन होगा. ठीक है, यही क्वेश्चन इसने पूछा हुआ था आपके एग्जाम में कि अगर टाइम डोमेन सिग्नल रियल और इवन है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल कैसा होगा, वो भी रियल और इवन होगा. ये तो एक केस पूछ लिया, लेकिन अगर कल को आज इनमें से कुछ भी पूछ सकता है. अब इसी तरीके से जैसे कई केस होते हैं ना उसमें, इसी तरीके से अगर ये इमेजिनरी एक्स टी अगर इमेजिनरी प्लस इवन हुआ तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इमेजिनरी प्लस इवन ही रहता है. इसी तरह से अगर ये रियल प्लस ऑड हुआ, रियल सिग्नल प्लस ऑड सिग्नल हुआ, तो ये क्या होगा, इमेजिनरी प्लस ऑड होगा. क्या, फोरियर ट्रांसफॉर्म इज गिवन एक्स सिग्नल का. ठीक है, इसी तरीके से अगर ये इमेजिनरी प्लस ऑड हुआ तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, रियल प्लस ऑड होगा. ठीक, तो अब देखो बाकी केसेस तुमको एज इट इज आसान देखेंगे. ये तो रियल कंजुगेट केमिस्ट्री, कंजुगेट का एक्स टी, ये सब मतलब रियल का मतलब क्या समझ लो कि जैसे एक्स टी इक्वल टू साइन टी है तो ये तो एक रियल सिग्नल हो जाएगा. तो इस तरह से सब कुछ डिफाइन होता है. ठीक है, जैसे कि अब इमेजिनरी क्या होता है, एक्स टी इमेजिनरी मतलब क्या, जे साइन टी दिया, ये एक इमेजिनरी सिग्नल होगा. ठीक है, तो अब देखो तुमको इसमें से याद क्या करना है, याद बस एक ही दो करना रहता है. याद बस ये करना है, ये वाला कि भाई अगर ऑड सिग्नल हमारा हो गया, रियल और ऑड सिग्नल हो गया, जैसे कि क्या, जैसे कि एक्स टी अगर साइन टी है ना, तो ये रियल भी है और ये ऑड भी है. ऑड क्यों है यार, ये ऑड इसलिए क्योंकि ये ऑड फंक्शन है. ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन ये होता है कि अगर टी को तुम माइनस टी से रिप्लेस करोगे तो एक्स टी क्या होगा, विद अ माइनस साइन साइन टी हो जाएगा ना, जो कि एक ऑड सिग्नल की प्रॉपर्टी होती है. ठीक, और ये रियल प्लस इवन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक्स टी अगर कॉस्टी है तो ये एक रियल सिग्नल है. क्यों रियल सिग्नल है, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये रियल होता है. ठीक, और इवन क्यों है, इवन इसलिए कि जब हम टी को टी माइनस से रिप्लेस करेंगे तो कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है. तो ये एक इवन सिग्नल हो जाएगा. ठीक, और ये एक ऑड सिग्नल हो जाएगा क्यों, क्योंकि माइनस टी हो जाता है. इसी तरीके से अगर एक्स टी इक्वल टू टी स्क्वायर लिखा है तो वो एक इवन सिग्नल है. ठीक, और एक्स टी इक्वल टू टी क्या है, एक ऑड सिग्नल. ठीक, तो ये होता है. अब देखो आपको बस ये याद रखना है कि जब भी ऑड ऑड होगा तो इसका मतलब जो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो अपोजिट रहेगा. रियल है तो इमेजिनरी हो जाएगा और इमेजिनरी है तो रियल हो जाएगा. ठीक है, ये टेबल आप अच्छे से याद रखिएगा, किसी कॉपी वगैरह में लिख लीजिए. ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा. जैसे कि इसमें वन ऑफ द केस पूछा हुआ था आपके एग्जाम में कि अगर एक्स टी रियल इवन हो तो एक्स ओमेगा क्या होगा. वन ऑफ द केस है, देखो ये वाला यही पूछा हुआ है ना आपका, वन ऑफ द केस पूछा हुआ है. कल को ये पूछ लेगा कि इमेजिनरी इवन है तो क्या होगा. तो बाकी सब कुछ ठीक होगा, लेकिन अगर ऑड हो जाए एक्स टी क्या हो जाए, एक्स टी अगर ऑड हो जाए तब इसका जो है वो उल्टा होगा. मतलब रियल हो तो इमेजिनरी हो जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, और अगर ये इमेजिनरी है तो वो रियल हो जाएगा तब जब एक्स टी ऑड हो. बाकी केस में तो ये बहुत आसान है आपका. ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन. सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी. ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 47. 47 क्या है कि इनमें से कौन जो है वो बहुत रेयरली इस्तेमाल होता है. ठीक है,
तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ कि देखो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, किसी भी ट्रांसफार्मर में जैसे ट्रांसफार्मर है आपके पास, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक एसी सप्लाई देते हैं, थ्री फेज सप्लाई या वन फेज सप्लाई, थ्री फेज या फिर वन फेज एसी सप्लाई। अब ट्रांसफार्मर जो डिजाइन होता है वो डिजाइन होता है कि भाई इनपुट पे तुम प्योरली साइनसॉइडल वेव प्रोवाइड कर रहे हो ना, लेकिन रियलिटी में ऐसा हो, प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता है कि एक प्योरली साइनसॉइडल वेवफॉर्म इस ट्रांसफार्मर को हम दे रहे हैं ना। तो उसमें होता क्या है, कुछ चीज में डिस्टॉर्शन होता है, मतलब टीएसडी मतलब हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होता है, जिसकी वजह से प्योरली साइनसॉइडल नहीं होता है। तो उसके क्या होता है कि थर्ड हार्मोनिक करंट आ जाती है, थर्ड हार्मोनिक मैग्नेटाइजिंग करंट आ जाती है। तो वो तभी फ्लो करती है जब कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट इसको अलाउ करता है। जैसे कि देखो, इसकी मतलब कंडीशन क्या होती है, दिक्कत क्या होती है इसमें कि अगर तुमको थर्ड हार्मोनिक करंट फ्लो कराना है, अगर तुमको कराना है तो सिंगल फेज में तो ऐसे फ्लो कर जाएगी, सिंगल फेज में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिंगल फेज ग्राउंडिंग वगैरह होता है, तो ग्राउंड में से वो चली जाएगी। लेकिन अगर तुमको थ्री फेज वाइंडिंग की अगर तुम बात, थ्री फेज क्वेश्चन पूछा होता है इसमें, थ्री फेज कनेक्शन की बात करें ना, तो थ्री फेज की बात अगर कर रहा है, तो थ्री फेज में क्या होता है कि अगर जैसे कि ये है स्टार कनेक्शन, तो थ्री फेज जैसे स्टार स्टार कनेक्शन है, जैसे ट्रांसफार्मर क्या होता है, तुम किसी एक ट्रांसफार्मर को दूसरे से कनेक्ट करोगे तो इसी को कहते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो देखो इसमें क्या होता है कि ये वाइंडिंग है, अब ये वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की, तो अगर तुम इसका इसका न्यूट्रल सॉरी इसका इसका न्यूट्रल कनेक्ट कर दोगे ना, ये दोनों वाइंडिंग का न्यूट्रल कनेक्ट कर दोगे, तभी इसमें थर्ड हार्मोनिक करंट फ्लो होगा, अदरवाइज फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर तुमको थर्ड हार्मोनिक करंट फ्लो कराना है, मतलब थर्ड हार्मोनिक करंट ऐसे समझ लो कि फ्लक्स के लिए वो बहुत जरूरी होता है, थर्ड हार्मोनिक करंट फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए बहुत जरूरी मैग्नेटाइजिंग करंट होता है। तो अगर तुम दोनों को न्यूट्रल को ग्राउंड कर दोगे, तभी इसमें क्या होगा, इस वाइंडिंग में थर्ड हार्मोनिक करंट फ्लो कर पाएगा। लेकिन तो ये करना मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर तो बस डेल्टा डेल्टा कनेक्शन तुम्हारे पास है, तो डेल्टा में देखो वाइंडिंग के अंदर ही घूम जाता है, वाइंडिंग अंदर ही घूम जाता है, तो फ्लक्स वगैरह प्रोड्यूस कर देता है। लेकिन अगर तुमको स्टार बना रहे हो, स्टार में तुमको इसका दोनों का न्यूट्रल ग्राउंड करना पड़ेगा, न्यूट्रल ग्राउंड करना पड़ेगा और एक दूसरे से मिलाना पड़ेगा, तभी इसमें जो है वो मतलब फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट यूजिंग दिस स्टार स्टार कनेक्शन, क्योंकि दोनों का आपको न्यूट्रल साथ में मिलाना पड़ जाता है। ठीक, और अगर डेल्टा इस्तेमाल करोगे तो डेल्टा का फायदा ये होता है भाई कि ये अलाउ करेगा नहीं, ये अलाउ कर देगा, क्योंकि इसके अंदर करंट जो है वो फ्लो कर सकता है डेल्टा में। ठीक है, सो दिस इज द रीजन एक्चुअली फॉर विच दे आर लेस यूज्ड। ठीक, सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस। आई होप इट इज क्लियर कि मतलब हमको क्या करना रहता है कि थर्ड हार्मोनिक करंट फ्लो कराने के लिए एक पाथ प्रोवाइड करना रहता है उसको, उस पाथ मतलब थर्ड हार्मोनिक करंट जरूरी है फ्लक्स को क्रिएट करने के लिए। तो अब देखो डेल्टा कनेक्शन अगर है तो उसके अंदर फ्लो कर सकता है, ये डेल्टा अपने अंदर अलाउ कर देता है, लाइन में अलाउ नहीं करता लेकिन अपने अंदर अलाउ कर देता है। लेकिन ठीक है, तो वहां पे वो फ्लो कर जाएगा, इसलिए डेल्टा का इस्तेमाल होता है। स्टार स्टार क्यों नहीं इस्तेमाल होता, क्योंकि भाई इसको तुमको ग्राउंड दोनों को करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर जो है दोनों को ग्राउंड करना पड़ेगा ताकि इसको जो है थर्ड हार्मोनिक करंट को पाथ मिल जाए बहने के लिए। ठीक है, सो देयरफॉर वी आर लेस यूजिंग स्टार स्टार कनेक्शन। आई होप इट इज क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर फिर आता है क्वेश्चन नंबर 48। इस 48 में क्या करना है, फॉर द नेटवर्क समझ फिगर थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है टर्मिनल ए और बी के बीच में। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या करोगे, फॉर द नेटवर्क गिवन बिलो थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल दो, ए और बी के बीच में निकालना है। तो देखो भाई थेवेनिन निकालने के लिए सबसे पहली बात जो कंसेप्ट इस्तेमाल होना चाहिए, जो दिमाग में रहना चाहिए आपके, कि भाई जब भी थेवेनिन निकालें, जब भी थेवेनिन इक्विवेलेंट आरटीएस निकालें, तो एक बात अच्छे से याद रखें कि भाई आरटीएस निकालने के लिए जो भी सर्किट में वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है, वोल्टेज सोर्स जो भी प्रेजेंट है सर्किट में, सॉरी जो भी नहीं, जो भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, बेसिकली इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो प्रेजेंट है, जैसे 5 वोल्ट दिया है, 10 वोल्ट दिया है, इसको आप शॉर्ट सर्किट करेंगे। ठीक, और करंट सोर्स जो भी प्रेजेंट है सर्किट में, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स करते हैं, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को ही तुम शॉर्ट सर्किट या उसको ओपन सर्किट करोगे। याद रखना ये इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, देखिए जैसे वोल्टेज सोर्स इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 20 वोल्ट दिया है ना, तो आरटीएस निकालोगे उसको शॉर्ट कर दोगे। ठीक, करंट ये देखो 4 एम्पीयर दिया है, इसको क्या कर दोगे, करंट सोर्स को ओपन करना है, इसको शॉर्ट करना है। अगर एक बात बताओ, कल कोई तुमसे ये पूछ दे कि भाई ये वोल्टेज सोर्स हमारा है प्लस माइनस फोर आई एक्स ऐसे कुछ कर रही हो और आई एक्स सर्किट पे कहीं करंट फ्लो कर रही होगी, तो तुम क्या कर पाओगे, इसको कभी नहीं करोगे। कभी भी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या करंट सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट नहीं करते हैं, कब, जब हम आरटीएस निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसके क्रॉस पूछ रहा है ना, तो इसको ओपन कर दोगे और यहाँ से देखोगे, भाई अगर यहाँ से देखोगे तो इसको ओपन करोगे और इसको शॉर्ट करोगे। ठीक है, तो देखो इसको ओपन करें और इसको शॉर्ट किए, देखो ये 5 ओम, ये 10 ओम और ये 10 ओम, तो इसको ओपन कर दिया और आरटीएस निकालते टाइम लोड को हमेशा हम क्या कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आर ए बी आ जाएगा।
अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, किसी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रिलेशन दिया जाता है वो किससे जाता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना, ये होता है। तो ये 5 × 10 ये हो जाएगा 10/3, फिर ये सीरीज में हो जाएगा तो REB जो तुम्हारा ये आ जाएगा 40/3 इज द राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है, सो 40/3 डी इज द राइट राइट आंसर। तो बस याद क्या रखना है भाई, बस याद रखना ये बहुत बार जो है गेट में पूछा जाता है और ये आमतौर पे बच्चे गलती कर ही देते हैं कि आरटीएस निकालने के लिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना है, जो भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। और इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, अगर कोई भी डिपेंडेंट दे दिया है कि भाई आईएस पे डिपेंड कर रहा है, ये क्या है कि करंट सोर्स जो है ये गिवन करंट सोर्स जो है ये 4 VDS के बराबर है या 4 V4 के बराबर है या 4 VX के बराबर है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, तो इसको आप कभी भी शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट नहीं करेंगे। ठीक है, केवल कांस्टेंट वाली क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट वाली क्वांटिटी को वो करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर फॉर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या करना है आपको, इसका वो निकालना है। क्वेश्चन नंबर 49, फॉर द नेगेटिव फीडबैक सर्किट गेन ये दिया हुआ है, गेन ऑफ सिस्टम इज गिवन दिस, व्हाट इज द गेन विदाउट फीडबैक। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है किसी भी नेटवर्क में। सो ये एनालॉग डिवाइसेस का क्वेश्चन है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो विद फीडबैक जो ट्रांसफर फंक्शन होता है सिस्टम का वो ये होता है ना। तो देखो विद फीडबैक दिया हुआ है, तो गेन विद फीडबैक इज इतना, व्हाट इज गेन विदाउट फीडबैक। विदाउट फीडबैक का मतलब क्या हुआ भाई, ये फीडबैक नहीं रहेगा तो बस यही ना बचेगा, तो इसी की वैल्यू तुमको निकालनी है। अब यार एक बात ये अच्छे से याद रखिएगा कि भाई यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव दिया मतलब नेगेटिव फीडबैक लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हम यहाँ प्लस इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, कल गेट 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 में कैसा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे पॉजिटिव कर देगा भाई, ये पॉजिटिव फीडबैक है। भाई अगर पॉजिटिव फीडबैक कर देगा तो यहाँ पर क्या नहीं साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो इस ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन का जो वो होगा गेन होगा वो ए अपॉन 1 प्लस ए इंटू बीटा इक्वल टू 100 के बराबर होगा। 100 के बराबर क्यों होगा, क्या 100 दिया हुआ है, 100 के बराबर। ठीक है, तो इसको जब तुम अब वो बीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये बीटा 0.009 दिया हुआ है। ठीक, तो ये दिया हुआ है, बीटा को रख दिया, तो यहाँ से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो गेन है वो ये है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का गेन। ठीक है, यही होता है गेन विदाउट ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, इसको ओपन लूप भी कह सकते हैं आप, विदाउट ट्रांसफर फंक्शन के जो है विदाउट फीडबैक के जो गेन है वो ए है। ठीक है, और एक बात अच्छे से याद रखिएगा, ये नेगेटिव है तो यहाँ प्लस है, और अगर वहाँ पे पॉजिटिव दिया, यहाँ पे वहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक होता है तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाता। ठीक है, ये बात अच्छे से आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज अ बिट इजी क्वेश्चन, आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 50, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे समझेंगे कि रिएक्टेंस इज गिवन एज इतना। ठीक है, न्यू रिएक्टेंस निकालना है न्यू बेस पे, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला एकदम आपको याद रखना चाहिए भाई, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वैसे इस क्वेश्चन में नहीं, कल को आपको ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन देगा तो उसमें भी आपको जो ट्रांसफार्मर क्वेश्चन देगा या फिर सिंक्रोनस जनरेटर का क्वेश्चन देगा, तो उसमें भी आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि जेड पर यूनिट न्यू विल बी इक्वल टू ओल्ड न्यू ओल्ड। ठीक है, एमबीए न्यू अपन एमबीए ओल्ड, केबीए ओल्ड अपन केबीए न्यू। ठीक है, तो देखो किसी, ये तुम्हारा न्यू बेस है और ये तुम्हारा पुराना बेस है, पुराना बेस ये और न्यू बेस ये। ठीक है, तो बस वही हुआ है कि न्यू जो है वो 2200 है और न्यू केवीए कितना है, न्यू किलोवाट कितना है 25। तो देखो ये न्यू 25 और न्यू ये 200। ठीक है, या उल्टा कैसे कैसे याद रखना, ओल्ड न्यू ओल्ड। ठीक, यहाँ से करोगे तो ये इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन भी है ये, आता ही रहता है हमेशा, केवीए ओल्ड अपॉन केवीए न्यू। ठीक है, जो भी नया दिया हुआ है वो न्यू और बाकी सब ओल्ड। ठीक, आई होप इट इज क्लियर। ठीक, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 में क्या है कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि डायोड्स आइडियल है, ये इनपुट वोल्टेज हमारा है, डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी आउट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल। तो भाई एक बात बताओ, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो कोई भी जैसे कोई भी डायोड अगर है ना, डायोड है, देखो यार ये वाली लाइन बड़ी होनी चाहिए, ये वाली लाइन छोटी होनी चाहिए, क्यों, इसलिए होनी चाहिए कि ये इसका बस रिप्रेजेंटेशन होता है कि इधर ये मतलब बेसिकली वोल्टेज लाइन शो करती है, जैसे कि ऐसे समझो कि ये 5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, ये 2 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो वही क्या होगा, डायोड क्या होगा, ऑन होगा या डायोड कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो यही इसका इंडिकेशन होता है कि ये छोटी लाइन है मतलब छोटा वोल्टेज अप्लाई करो, ये बड़ी लाइन है इसका मतलब ये बड़ा वोल्टेज अप्लाई करो। ठीक है, तो यही अब जैसे कि अगर तुम यहाँ पर 10 वोल्ट अप्लाई करोगे और यहाँ पर 20 वोल्ट अप्लाई करोगे तो डायोड कभी भी ऑन नहीं होगा। तो ये इसका प्रिंसिपल होता है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि कह रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वी आउट तुमको निकालना है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो भाई अगर दोनों पैरेलल पे लगे हुए हैं तो दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वीपी आएगा। ठीक है, तो देखो ये 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है, तो कैसे होगा इस क्वेश्चन को। तो भाई देखो ये
डायोड जो है डायरेक्शन इधर है ये। अब यहाँ पर तुम -6 अप्लाई करती हो और यहाँ पे तुम क्या क्या अप्लाई किए हो, वी या 4 कुछ भी अप्लाई किया, कुछ भी अप्लाई किया। तो अब वो वोल्टेज होगा, ये डायोड कभी ऑन ही नहीं करेगा। ऑन क्यों नहीं करेगा, देखो पहले बात तो क्या होगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब ये करेगा, ऐसे करेगा ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करोगे, ठीक, तो जब भी वीपी ग्रेटर देन 4 वोल्ट होगा तो ये डायोड हमेशा ऑन हो जाएगा। तो जो भी आउटपुट वोल्टेज होगा वो इसके क्रॉस दिया जाएगा, जो भी आउटपुट वोल्टेज होगा वो इसके क्रॉस का जो भी पोटेंशियल होगा वही होगा, जो कि 4 वोल्ट है, ठीक। तो डी1 हमेशा ऑन हो जाएगा, तो वी आउटपुट जो की वैल्यू जो होगी वो 4 वोल्ट के बराबर हो जाएगी। देखो अच्छे से समझाता हूँ, देखो कि जैसे 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 कि यहाँ पर क्या है, ये डायोड है हमारा ना, ये 4 वोल्ट अप्लाई कर दिए। तो भाई अगर तुम यहाँ का वोल्टेज 4 वोल्ट से ज्यादा कर देते हो तो डायोड हमेशा क्या हो जाएगा, डायोड हमेशा ऑन हो जाएगा ना। अब जब जब ये ज्यादा रहेगा, जैसे कि ज्यादा होता चला जाएगा, करते करते ज्यादा होता चला जाएगा, तो करते करते क्या होगा, जो आउटपुट ज्यादा होता चला जाएगा, तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा, लेकिन बस तुमसे पॉजिटिव हाफ साइकिल पूछ रहा है, इनपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, जब भी ज्यादा होगा तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज, ये देखो डायोड आइडियल है, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा, तो यही जो है तुम्हारे आउटपुट पे जा रहा है, तो वी विल बी सिंपली 4 वोल्ट। ठीक है, ये डायोड कभी ऑन नहीं होगा, इसलिए ऑन नहीं होगा क्योंकि तुम यहाँ पे -6 अप्लाई कर दी हो और यहाँ पे +4 या +6 अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो ये कभी भी ऑन नहीं होगा। डायोड को ऑन करने के लिए कंडीशन क्या होती है, डायोड को ऑन करने के लिए कंडीशन ये होती है कि भाई जो इसका बड़ा वाला लाइन है इसके क्रॉस हाई वोल्टेज हो ना, इसके अक्रॉस हाई वोल्टेज हो और इसके अक्रॉस लो वोल्टेज, तो ही ऑन होता है। ठीक है, सो उस तरह से करोगे तो इसका जो आंसर रहेगा वो 4 वोल्ट आएगा। 4 वोल्ट क्यों आएगा, क्योंकि जैसे ये डायोड कंडक्ट करेगा, ये कंडक्ट कर गया तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया और बाकी ये 4 वोल्ट हो गया, और यही पैरेलल में लगा हुआ है 4 वे आउटपुट के, यही पैरेलल में लगा हुआ है, बाकी एलिमेंट लगा रहे हैं हमसे, उससे मतलब नहीं है, आउटपुट वोल्टेज तुम ओवरऑल देखोगे तो ये 4 वोल्ट के बराबर आएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सो इट्स आंसर इज 4 वोल्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये डायोड हमेशा ऑफ रहेगा किसके लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, so this is that I will explain question number 52 in my next lecture. So thank you for this. Please subscribe to my YouTube channel and send me the questions in which you have a doubt, और जो भी क्वेश्चन मैं previously explain किए हैं इस पे या DMRC के पेपर में, तो उसमें अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन को दोबारा दोबारा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो you can tell me, and please subscribe to my channel. Thank you for this.